कि इनको जेल के अंदर से ही उठाया गया है, जब फैमिली बाहर खड़ी रह गई। तो जब उनको जेल के अंदर से उनको उठाया गया, उसकी एक दो लोगों की सीसीटीवी फुटेज में कवरेज आ गई और वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो पुलिस उनको ले जा रही है पकड़ के निकलते ही, और गाड़ी में भर के ले गई उनको। जज साहब को भी वो फुटेज दिखाई गई, उन्होंने भी देखी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत संगीन मामला है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी जो है ये चीज है ट्रायल में जो सामने आएंगी कि आगे उनकी क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद जो है पुलिस ने कहा कि इनके ऊपर फाइनेंशियल हम वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। इन्होंने कोई फंडिंग तो नहीं की। उन्होंने कहा कोई बंद होने के बाद कोई ट्रांजैक्शन किया इन्होंने किस तरीके का तंजीम से रिलेटेड, तो पुलिस ने कहा नहीं, बाद में तो कुछ नहीं किया। तो यही सब चीजों को देखते हुए जब जज साहब ने कहा कि इनका ना कोई किसी तरीके की फंडिंग में इन्वॉल्व है, ना किसी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बल्कि आपने इनको जेल में से पकड़ा है और इसके अलावा ना आप किसी कॉल रिकॉर्ड से उनको साबित कर पा रहे हैं किसी तरीके से कि ये जो है इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरीके से इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हर कोई ये जानना चाहता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ताओं को, जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, उनको लेकर के कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की राहत उन लोगों को दी जा रही है या क्या केस की अपडेट है। तो ताजा अपडेट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों की सामने आ चुकी है, जिस पर मेरे साथ बात करने के लिए एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि कल जो बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है, जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 8 लोगों को जमानत दी गई है। पर जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो इनके बारे में बताया जा रहा था कि साहब बड़ी टेरर फंडिंग में ये लोग संलिप्त थे, इस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, पर सबसे पहले जानते हैं कि कोर्ट केस में क्या कुछ हुआ है। मुजीबुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल जिस तरीके की जिरा हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? जी, ये जिरा जो हुई थी वो 25 तारीख को हुई थी कोर्ट के अंदर और तकरीबन 1 घंटे की जिरा चली। हमने कोर्ट को सामने इस सारी बातों को रखा कि भाई किस तरीके से इन लोगों को, जो पहले ही 8 लोग शाहीन बाग से पकड़े गए थे और एक FIR जो है वो शाहीन बाग में की गई, उसमें किस तरीके से इनको मुलविस किया गया। पहली चीज ये थी कि इन लोगों को 27 तारीख की रात को उठाया गया था इनके घरों से 8 लोगों को, और 107-151 के अंदर उनको 7 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। तो जिसमें से कुछ लोगों को, 4 लोगों को 2 तारीख को छोड़ा गया वहां से और बाकी के 4 लोगों को 4 तारीख को छोड़ा गया, 4 अक्टूबर को। तो जब लोग, इनकी फैमिली वाले जेल के बाहर खड़े थे तो उसमें से निकल के कोई भी नहीं आ पाया, बाहर कोई नहीं निकल के आया, बल्कि हुआ ये कि जेल के अंदर से ही उनको, जब वो जेल के बैरक से निकलते ही उनको पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के और ले गई उनको। 2 तारीख में भी ऐसा ही हुआ और उसके बाद 4 तारीख में भी ऐसा ही हुआ। तो जिनको पुलिस ने 2 तारीख को पकड़ा था उनको पुलिस 1-2 दिन के बाद कोर्ट में लेकर आती है कि हमने इनको कल पकड़ा है और ये जो है गतिविधि कर रहे थे शाहीन बाग ठोकर नंबर 8 पे, और वहां से हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा है PFI का ये समर्थन करते हुए। उसके बाद जिनको 4 तारीख को पकड़ के 6 तारीख को कोर्ट के सामने लेके गए, 2 दिन के बाद उनको कहा कि ये शाहीन बाग के ठोकर नंबर 6 पे जो है गतिविधि कर रहे थे, इनके पास हमने झंडे वगैरह भी बरामद किए हैं। और ये है जब कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये चीजें हैं, कहाँ है, लाइए, कुछ CCTV फुटेज लाइए, वहाँ इंसिडेंट का कोई वीडियोग्राफी, कोई फोटोग्राफी आपने की होगी कि नहीं है, वो कुछ नहीं दे पाए। कॉल रिकॉर्ड मांगी गई तो कॉल रिकॉर्ड दी, कॉल रिकॉर्ड में इस तरीके का कुछ भी चीज नहीं आया सामने जिससे पता चले कोई चैटिंग कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, कोई कॉल कर रहे हो तो सामने आ सके कि ये जो है किसी गतिविधि में थे। उन्होंने कहा साहब इसने इस आदमी को कॉल की थी, एक कॉल को उन्होंने बताया। उसने कहा तो इससे कॉल किसी से क्या मतलब, आपको कैसे पता चला कि क्या कॉल कर रहे हैं? एक आदमी ने एक दूसरे आदमी को कॉल की, उससे क्या मतलब है? क्या आप ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते ना कि कॉल की? तो कॉल तो सब करते हैं, फोन होता है। तो उसके बाद कोर्ट के सामने हमने एक बहुत बड़ा तथ्य ये रखा, हमने CCTV फुटेज प्रिजर्व करवा लिया था तिहाड़ जेल का, क्योंकि हमें तो मालूम था सच क्या है कि इनको जेल के अंदर से ही उठाया गया है, जब फैमिली बाहर खड़ी रह गई। तो जब उनको जेल के अंदर से उनको उठाया गया, उसकी 1-2 लोगों की CCTV फुटेज में कवरेज आ गई और वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो पुलिस उनको ले जा रही है पकड़ के निकलते ही, और गाड़ी में भर के ले गई उनको। जज साहब को भी वो फुटेज दिखाई गई, उन्होंने भी देखी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत संगीन मामला है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी जो है
ये चीज है ट्रायल में अब जो है सामने आएंगी कि आगे और इसके क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद जो है पुलिस ने कहा कि इनके ऊपर फाइनेंशियल हम वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, इन्होंने कोई फंडिंग तो नहीं की। उन्होंने कहा कोई बंद होने के बाद कोई ट्रांजैक्शन किया इन्होंने किस तरीके का तंजीम से रिलेटेड, तो पुलिस ने कहा नहीं बाद में तो कुछ नहीं किया। तो यही सब चीजों को देखते हुए जब जज साहब ने कहा कि इनका ना कोई किसी तरीके की फंडिंग में इन्वॉल्व है, ना किसी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बल्कि आपने इनको जेल में से पकड़ा है और इसके अलावा ना आप किसी कॉल रिकॉर्ड से उनको साबित कर पा रहे हैं किसी तरीके से कि ये जो है इन्वॉल्व थे, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरीके से इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। और बाकी जो चीजें हैं बाकी आप जो रखेंगे वो ट्रायल के सामने रखेंगे ला करके, और इन्हीं चीजों को देखते हुए जज साहब ने जो है ये बेल दी है 8 लोगों को। 8 लोगों को बेल दी गई है। इसी के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये तस्वीर सामने आई थी कि जब गिरफ्तारी हो रही थी तो बड़ी कामयाबी मिली एटीएस को, दिल्ली पुलिस को, कि आतंकी टेरर फंडिंग में ये लोग संलिप्त थे, बड़ी बड़ी गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे। ये तमाम सबूत क्या कोर्ट में पेश कर पाई है दिल्ली पुलिस? जो दावे किए जा रहे थे, मीडिया भी बार बार ये बता रहा था और उन लोगों के बाकायदा नाम दिखाए जा रहे थे, और जब जमानत मिली है तो उन लोगों के नामों का कहीं जिक्र नहीं है। ये किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को और कैसे इसमें आपको बड़ी कामयाबी मिली है? क्या क्या तथ्य आपने जुटाए कोर्ट में दिखाने के लिए? देखिए इसके अंदर हमारे साथ कोर्ट ने पूरा कोऑपरेट किया और कोर्ट ने हमें 1 घंटे का समय दिया, एक एक बात को हमारी उसने सुना समझा और उसके बाद उसने एक जो है न्यायपूर्ण फैसला दिया। इसके अंदर दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं जुटा पाई सिवाय झूठ बोलने के, और वो झूठ ऐसा था जो एकदम पेपर पे साफ दिखाई दे रहा था कि ये पुलिस का यहाँ पर झूठ है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत पीछे केस में की थी कि हमने सारे तथ्य जुटा लिए थे कि हम कोर्ट के सामने समक्ष रख सकें कि क्या झूठ है और क्या सच है, लेकर के हर जगह की सीसीटीवी फुटेज से लेकर के उनका जो लोग हैं उनकी डिटेल्स, उनका पूरा एक एक चीज हमने कोर्ट के सामने रख दिया कि ये कब लोग कहां पर किस जगह पर थे और क्या पुलिस ने कहां पर कैसे झूठ बोला। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा मुजीब साहब, ये जब जजमेंट जमानत की दी गई तब जज ने क्या कुछ कहा? क्योंकि ऐसे फैसलों पर जो है जज की जो भूमिका होती है, जब जज के जो शब्द होते हैं वो काफी अहम रखते हैं ऐसे केसेस में। जी, जज साहब ने ये कहा कि जब ये लोग जेल में थे और एक रात पहले, पुलिस की ही थ्योरी के हिसाब से, अगर एक रात पहले ही वो निकल के आए थे और सुबह को 5 बजे आपने उनको अरेस्ट कर लिया, एक आदमी रात को जो 8 बजे निकला हो सुबह 5 बजे अरेस्ट हो जाए, तो उस टाइम में उसने कब कॉन्स्पिरेसी की, कब उसने प्लानिंग की, कब उसने पूरा, जज साहब ने उसमें लिख दिया है पूरा ये अबेटिंग और इंसाइटिंग असिस्टिंग एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने किस टाइम पे कर लिया वो सारी चीजें जो आपने एलिगेशन इसके ऊपर लगाए हैं। जज साहब को साफ दिखाई दे रहा था कि ये पुलिस का कुछ नहीं है, एक सीधा एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है जो अब तक चलती चली आ रही थी कि आप नौजवानों को पकड़िए और उनके ऊपर कुछ भी धाराएं संगीन लगा के और उनको सालों साल जेल में बंद रखिए। हमने ठान लिया था कि हम जो है अब नहीं होने देंगे, इस तरीके से जुल्म नहीं होने देंगे, जो भी निर्दोष पकड़ा जाएगा उसके लिए हम लड़ेंगे। और हमने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ने, और मैंने अकेला नहीं था, हमारी पूरी टीम थी, सबने मिलकर रात दिन यहाँ पे मेहनत करी और फिर उसके बाद सारे तथ्य जो सच था वो कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। कोर्ट ने उसे स्वीकार किया। पर मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि जिन 8 लोगों को जमानत मिली है उनके परिवार से आप लोग लगातार टच में थे, वो दर्द जो परिवार ने झेला होगा वो परिवार ही बता सकता है। आप लगातार राब्ता में थे, जेल के अंदर जो लोग बंद हैं उनसे भी बात हुई होगी, तमाम चीजें। और उन 8 लोगों के नाम क्या है जिन्हें जमानत मिली है? जी देखिए, उनके परिवार के लोग यहाँ आते थे, मायूसी के साथ यूएपीए लगा हुआ है, तो एक जनरल धारणा है कि बेल नहीं मिलेगी जल्दी से, यूएपीए लगा हुआ है उनके ऊपर, और होता भी है ऐसा ही। यूएपीए के केसेस को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको हमारे जो अक्यूज है उसके पक्ष को कमजोर जो है वो तरीके से देखा जाता है और सुना जाता है। लेकिन यहाँ पर उन फैमिली वालों ने भी बड़ा धैर्य रखा और हमें सपोर्ट किया, जो जो चीजें हमने उनसे मांगी, जिस तरीके से चाहा उन्होंने हमें दिया। लेकिन जो उनका दर्द था कि पता नहीं कब आएंगे, 1 साल 2 साल पता नहीं कब वो निकलेंगे, वो पूरा उनके सामने उनको जो है हमें दिखाई दे रहा था। और वो हमें उनका दर्द था जो इसकी वजह से हम ये चाहते थे ताकि जल्दी से जल्दी ये लोग अपनी फैमिली के पास वापस जाएं। क्योंकि वो 8 नाम कौन से हैं जिनको जमानत मिली है? क्योंकि इस पहलू पर जब गिरफ्तारी होती है पहले बात की जाती है कि साहब आतंकी गिरफ्तार हुए, अब जमानत मिली है तो इसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। देखिए 8 जो नाम थे इनमें एक अब्दुल रब थे, एक
वारिस खान थे, एक मोहसिन खान थे, एक अब्दुल्ला है, एक हबीब असगर जमाली है और 2 शुएब हैं इसमें, अलग अलग नाम से 2 शुएब हैं। यही इसके अंदर लोग हैं। एक शेख गुलफाम हुसैन है। शेख गुलफाम हुसैन है, क्योंकि शाहीन बाग में जब रेड पड़ी थी तो तमाम लोगों की गिरफ्तारी दिखाई जा रही थी इस केसेस में, क्योंकि जब ऐसे बड़ी घटना होती है या जब सरकार ही तमाम तरीके से कदम उठाती हुई दिखाई देती है ऐसी तंजीम के खिलाफ, तो लोग केस लड़ने के लिए भी आगे नहीं आते, वो खुद ही इस चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर ऐसा क्या जज्बा था और ये कौन सी वो जोश था? क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या इन लोगों के ऊपर भी यूएपीए लगाया गया था? जी बिल्कुल, इनके ऊपर यूएपीए लगाया गया था। इनके ऊपर आईपीसी की धाराएं भी लगाई गई थी, यूएपीए भी इनके ऊपर लगाया गया था। बस मैंने कहा कि हमारा जज्बा यही था कि भाई सच्चाई के लिए लड़ना है। एक वकील का काम होना चाहिए सिर्फ अपनी फेवरेबल केसेस नहीं लेने, बल्कि ये कि जिसके भी साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हो जाए। अगर हम हिंदुस्तान का इतिहास देखें, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो या कुछ जुल्म के खिलाफ, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ बोलने वाले ज्यादातर अधिवक्ता ही थे, वकील ही थे। तो वो वकील कम्युनिटी जो है वो सच्चाई का आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं जो साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी अच्छी खासी तादाद उन कम होने के बावजूद भी, तो उन्हीं में से मैं भी एक हूँ जो हमेशा सच्चाई की जो है लिए लड़ता हूँ। सच्चाई के लिए लड़ते हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे इसमें लेना चाहूंगा, क्योंकि जजों की भूमिका पर भी कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं। वो ये देखने को मिलता है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो लोग इस वीडियो को इसके बाद देखेंगे उनमें एक नई उम्मीद जागेगी कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिल सकता है। वैसे लोगों के लिए कि वो लोग कहीं ना कहीं जुडिशरी पे सिर्फ अपना भरोसा खोते जा रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप? जी बिल्कुल, देखिए जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म की तो जरूरत है ही। एक हमारा स्लो प्रोसीजर है, एक प्रोसीजरल वर्क बन गया है इंसाफ देना, एक प्रोसीजरल वर्क बन गया, लेकिन उसके अलावा इंसाफ मिलेगा ही तब जब आप लड़ेंगे। जब आप इंसाफ के लिए लड़ेंगे तभी इंसाफ भी मिलेगा। अगर आप इंसाफ के लिए नहीं लड़ेंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा, आप पहले ही बैटल हार जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, जो भी लोग इस तरीके से सोचते हैं वो बिल्कुल ये बंद कर दें कि इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ देने वाला ऊपर वाला है, अल्लाह है। आपका काम है सिर्फ लड़ाई लड़ना इंसाफ की, और बाकी फैसले जो है आप ऊपर वाले पे छोड़ दें। बाकी और जो केसेस हैं पीएफआई से जुड़े हुए लोगों की, उनकी केस की अपडेट क्या है? जो तमाम बड़े बड़े लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए उस केस में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं और उसमें मुझे एंगेज नहीं किया गया, तो मुझे मालूम नहीं उनका क्या अपडेट्स हैं, तो मैं दे नहीं पाऊंगा। उसके अलावा और एक ईडी का केस है, उसके अंदर अभी तक लोग जो है 60 दिन पूरे हो चुके हैं। पुलिस ने अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं की है और लोग अभी जेल में हैं, अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। तो एडवोकेट मुजीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि अदालत में कहीं ना कहीं अभी भी इंसाफ बाकी है और हमें इंसाफ की उम्मीद को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये 8 लोग ऐसा उदाहरण बने हैं कि उनके ऊपर यूएपीए लगने के बावजूद उन लोगों को कोर्ट से जमानत मिली है। मैं हर एक तस्वीर, हर एक पहलू पर आप लोगों से यूं ही बात करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।